नमस्कार। आज हम क्लास 6 एसएसटी चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है महासागर और महाद्वीप। इसका चैप्टर 1 हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो आप देख सकते हैं। ये सीरीज़ हमने शुरू की है जो क्लास 6 से लेकर 12 तक चलेगी, एसएसटी सब्जेक्ट की ओनली। तो ये 6 स्कूल के बच्चों के लिए, कंपटीशन के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। और मैंने इसको इजी तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं, चलिए। महासागर ही सब कुछ है। यह पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है। इसकी श्वास शुद्ध और स्वस्थ है। यह विस्तृत निर्जन स्थल है जहाँ मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वह जीवन का अपने आप ही अनुभव करता है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। दूसरे शब्दों में कहे तो संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है और कौन जानता है कि इसका अंत इसी में हो। तो ये कथन किसने कहा है? जूल्स वर्न ने। क्या क्या बोला है उन्होंने कि महासागर ही सब कुछ है, यह पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है। मतलब हमारी पृथ्वी है उसके लगभग भाग पर महासागर है। ठीक है, ये विस्तृत निर्जन स्थल है, यही सब इन्होंने कहा है। संसार का आरंभ ही जो है वो महासागरों से हुआ है, ये जूल्स वर्न ने कहा। अब महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या है? महासागर और महाद्वीप क्या है? महासागर और महाद्वीप क्या है? उसके नाम क्या है और उनका वितरण कैसा है? तो पहला क्वेश्चन ये है, मतलब इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे। महासागर और महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को, जिसमें मानव जीवन भी सम्मिलित है, किस प्रकार प्रभावित करते हैं? ये दूसरा क्वेश्चन। ये देखो, ये पृथ्वी का दृश्य दे रखा है अंतरिक्ष से, लूनर ऑर्बिटर से लिया गया है ये दृश्य के मध्य में प्रशांत महासागर, बाईं ओर अफ्रीका, ऊपर की ओर भारत और एशिया के भाग दिखाए गए हैं। फिर दाईं ओर ऑस्ट्रेलिया, ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया है। नीचे की ओर अंटार्कटिका को दर्शाइए, अंटार्कटिका हो गया है ना। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आइए अब हमें ग्लोब की ओर लौटते हैं और इसे धीरे धीरे घुमाते हैं। आप चंद्रमा से लिए गए पृथ्वी के चित्र को भी देख सकते हैं जो ऊपर दे रखा है। आपको सबसे अधिक कौन सा रंग दिखाई देता है? निश्चित ही आपको नीला रंग दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र को हम अगर ध्यान से देखें तो इसमें देखो नीला ही, सिर्फ नीला कलर दिख रहा है लगभग, यानी कि पृथ्वी नीली दिखाई देती है। परंतु यह क्या दर्शाता है? आपके उत्तरों का अनुमान लगा लिया होगा, जल। इसका अर्थ है कि पृथ्वी की अधिकांश सतह जल से घिरी हुई है। वास्तव में पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। कितना? 3/4 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। पूरी ये पृथ्वी है, ये मान लो इसके 4 भाग है, तो इसका जो ये 3/4 भाग है ये जल से घिरा हुआ है ना। तो ये ऐसा लगता है कि पृथ्वी नीले कलर की है और अंतरिक्ष से जब हम देखते हैं तो ये हमको नीली दिखाई देती है। इसलिए आरंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने स्नेहपूर्वक पृथ्वी को नीला ग्रह कहा। इसीलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। फिर ग्लोब पर हम जो सबसे बड़ी जलराशियां देखते हैं वो है महासागर। वो नीला कलर जो दिख रहा है वो क्या है? जल है, और वो जल कहाँ है? महासागरों में है। चित्र 2.1 में दर्शाए गए पृथ्वी के चित्र में आपको एक अन्य रंग भूरा भी दिखाई देगा। यह भूमि का रंग है। तो वो जो चित्र था उसमें देखो आप, इसमें ये भूरा कलर भी दिख रहा है ना कहीं कहीं पे। ये देखो ये क्या है? ये भूमि है, भूरा रंग भी दिखाई देगा। ये क्या है? भूमि है। भूमि के एक बड़े भाग को भूखंड कहते हैं। भूमि के एक निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर और महाद्वीप दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो हमारी पृथ्वी है उसकी जलवायु जो है उसके निर्माण में महासागर और महाद्वीप दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिसमें सभी जीव जंतु, पौधे और मानव जीवन भी सम्मिलित हैं।
हम उनके प्रभाव को अपने इतिहास, संस्कृति और अपने दैनिक जीवन पर भी देखते हैं। ध्यान रखें, भारतीय नौसेना की प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य ये श नो वरुण अंकित है। ये आदर्श वाक्य है जिसका अर्थ है, हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह महासागर, आकाश तथा जल से संबंधित वैदिक देवता वरुण की स्तुति है। ये हमारी जो इंडियन नेवी है, ये उसका प्रतीक चिन्ह है, जिसका सिंबल है, जिसका आदर्श वाक्य देखो ये नीचे लिखा है, श नो वरुण, यानी इसका अर्थ क्या है कि वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। वरुण कौन है? यह महासागर, आकाश और जल से संबंधित वैदिक देवता है। चलो अब हम आगे चलते हैं। पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण। अब हम पृथ्वी पर जल और भूमि का वितरण पढ़ेंगे। जैसा कि हम देखते हैं, महासागर और महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से वितरित नहीं है। ये देखो, है ना, क्या है कि मैंने आपको बताया था कि 2 गोलार्ध है। पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि जैसे ये पृथ्वी है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये क्या कह रहे हैं कि महासागर और महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से वितरित नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतना सागर है ऊपर तो नीचे भी इतना ही सागर है, इतना ऊपर लैंड यानी महाद्वीप है तो नीचे भी महाद्वीप है, ऐसा नहीं है। देखो चित्र दे रखा है, उत्तर ध्रुव बाएं और दक्षिण ध्रुव दाएं। ये उत्तरी ध्रुव है बाएं और ये दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से दिखता पृथ्वी का मानचित्र। अब ये देखिए, उत्तरी ध्रुव जो है वहाँ पे लैंड एरिया हमको ज़्यादा दिख रहा है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर हमको लैंड एरिया बहुत कम दिख रहा है और ब्लू दिख रहा है ओनली। इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दक्षिण जो गोलार्ध है उसमें लैंड कम है और पानी ज़्यादा है। अब हम चित्र 2.2 में दर्शाए दो मानचित्रों का परीक्षण करते हैं। यह भी नीले रंग से महासागरों और उनके छोटे छोटे विस्तार जैसे सागर, खाड़ी आदि को दर्शाया गया है। ठीक है, नीले रंग जो है मैंने बताया जैसे कि, तो उनके छोटे छोटे क्या तो महासागर हैं या सागर है, खाड़ी है, बे, गल्फ, ये सब दर्शाए गए हैं। ये जो है सागर, खाड़ी, इनकी जो परिभाषा पुस्तक के अंत में शब्दावली में दी गई है। आइए पता लगाएं। प्रत्येक मानचित्र में वृत्ताकार रेखाओं को क्या कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि दोनों ध्रुवों पर मिलने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? किस गोलार्ध में अधिक जल है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, किस गोलार्ध में? आपके अनुसार उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में जल एवं भूमि का अनुपात कितना होगा? समूह में चर्चा कीजिए। क्या सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या उनके बीच कोई विभाजन है? ये सारे क्वेश्चंस हैं और इस बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू कर रहे हैं। समुद्री जीवन, प्रवाल भित्ति, समुद्री एनीमोन पर तारामीन, ये शार्क, डॉल्फिन है ना, ये स्पर्म, हेल, वेल, शैवाल, ये सब देखो, पेंगुइन, ये सब ओके। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है। हमारी पृथ्वी का अधिकांश जो जल है ना, वो कहाँ है? महासागरों में है। परंतु यह जल लवणीय है। परंतु ये जल कैसा है? लवणीय है। मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपयोग के लिए क्या है? अनुपयोगी है ये। हम इस जो अब पृथ्वी जो है 3/4 जो है जल से घिरी हुई है, लेकिन हम इस जल को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सागरों में है, महासागरों में है, और ये सागर में जल कैसा होता है? खारा होता है। हम इसको यूज़ में नहीं ले सकते, ये हमारे लिए अनुपयोगी है। दूसरी ओर अलवणीय जल, पेयजल यानी कि अलवणीय जल यानी कि जो हम पीने योग्य है, पानी, ताज़ा जल है, पृथ्वी के जल संसाधनों में अत्यल्प हिस्सा है, मतलब बहुत कम है। जो हम यूज़ कर सकते हैं पानी वो बहुत कम है। यह हिमनद, ग्लेशियर, नदियों, झीलों, वायुमंडल, भूमिगत जल के रूप में व्याप्त है। तो ये जो ताज़ा जल है जिसको हम पी सकते हैं, अलवणीय जो जल है वो कैसे कैसे है? हिमनद यानी कि ग्लेशियर, नदियों, रिवर्स, झीलों, वायुमंडल और भूमिगत जल यानी अंडरग्राउंड वाटर के रूप में व्याप्त है हमारी पृथ्वी पर। आइए विचार करें।
जब पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी जल की कमी अथवा जल संकट की इतनी चर्चा क्यों सुनाई देती है? अब पृथ्वी पर भाई ऐसा बोल रहे हैं कि 3/4 भाग पे तो जल है, फिर भी हम कहते हैं कि पानी की कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है। तो ऐसा क्यों? जल संकट की इतनी चर्चा क्यों सुनाई देती है? जल संरक्षण की कौन सी उपायों से आप अवगत हैं? बहुत सारे लोग जल संरक्षण करते हैं, तो आप उनसे कौन कौन से उपायों को जानते हैं? इनमें से किसका उपयोग आपने अपने घर, विद्यालय, गांव, उपनगरों और नगरों में होते देखा है? चलिए, तो ये इन पर विचार करना है आपको खुद भी। अब महासागर, तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल हम वापस इसका नेक्स्ट पार्ट डालेंगे, जो हम यहाँ से शुरू करेंगे महासागर से। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।